आपला दुसरा जो सेशन आहे त्यामध्ये आपण काही एथिकल इश्यूज आहेत रिसर्च पब्लिकेशन्सचे त्याबद्दल बोलणार आहे मी। इस सेशन में मैं आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन प्लेजरिज्म के बारे में देना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक बन गया है आजकल। और कॉपीराइट और प्लेजरिज्म में क्या क्या अंतर है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। जहां जहां आपको लगता है आप उसके स्क्रीन के पिक्स ले सकते हो। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए आप प्रोफेशन में नए हो और जब आप नए होते हो तभी आपको एथिक्स के बारे में सूचना दी जाए तो अच्छा होता है, राइट? बाद में गलतियां करके फिर एथिक्स पढ़ने में कोई अर्थ नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट विद ethical issues in research publications. What actually the publication is? Publication is the final stage of research और इसीलिए सभी रिसर्चर्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ भी चीजें लिख के पब्लिश करना दैट इज नॉट अ एथिकल इशू। देखिए रिसर्चर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके पब्लिकेशंस ऑनेस्ट हो, क्लियर हो, एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो और बैलेंस्ड हो। उसमें मिसलीडिंग, सिलेक्टिव और एम्बिगुअस रिपोर्टिंग ना हो। जैसे रिसर्चर्स जिम्मेदार होते हैं पब्लिकेशन के लिए, वैसे ही जर्नल के एडिटर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उतने ही रिस्पॉन्सिबल रेफरेंस भी होते हैं, राइट? पीयर रिव्यू जो करते हैं वो। सो इट इज एक्चुअली द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑथर्स, रिव्यूअर्स एंड एडिटर्स। देखिए रिसर्च एथिक्स में क्या करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन होना चाहिए। आप ह्यूमन एज द सब्जेक्ट, एनिमल एज द सब्जेक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हो रिसर्च में तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, कॉपीराइट रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी केयर भी करनी चाहिए। ओके, देखिए आपका पेपर अगर आप पीयर रिव्यूड जर्नल को भेजते हो तो वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है, ये लाइफ साइकिल है आपके पेपर का। आप एडिटोरियल ऑफिस में हो जाता है, एडिटोरियल बोर्ड उसकी क्वालिटी और प्लेजरिज्म चेक करते हैं, उनको लगा इट इज ओरिजिनल तो वो पीयर रिव्यू के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन इसी स्टेज में आपके पेपर में प्लेजरिज्म पाया गया तो उसको डायरेक्टली रिजेक्ट करना कर देते हैं वो। अभी ये पीयर रिव्यूअर के पास में जाता है, उनके पास में एक्सपर्ट्स की लिस्ट होती है। आपका पेपर एटलीस्ट 2 रेफरेंस के पास में जाता है पीयर रिव्यू के लिए। अगर रिव्यू अच्छा आया आपका, है ना? तो जो एडिटर इन चीफ होता है वो डिसीजन लेता है कि आपका पेपर एक्सेप्ट करे या ना करे। उसमें अगर कुछ रिविजन्स है तो रिविजन्स भी करने के लिए आपको कम्युनिकेट किया जाता है। एंड फाइनली जब आप रिवाइज पेपर देते हो और रेफरी उसके ऊपर में ओके कर देते हैं तब आपका जो पेपर है वो पब्लिशिंग के लिए एक्सेप्ट होता है। तो ये आपके पेपर का लाइफ साइकिल होता है। देखिए ये जो पब्लिकेशन एथिक्स होते हैं तो इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। देखिए हर जर्नल का ऑथर्स इंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, वो आपको पढ़ना चाहिए। एक ब्लैकवेल का बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइन है, आईसीएमजेई का है, जीपी का है, ईएमडब्ल्यूए है, सीएसई है, वेम है, ईज है। लेकिन आप यूजीसी में टीचर्स हो तो आपको होप गाइडलाइन पढ़नी जरूरी है क्योंकि यूजीसी ने इसको मान्यता दी है। यूजीसी के रिसर्च के लिए होप, दैट इज कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, यूके का डॉक्यूमेंट है ये, राइट? अभी ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए ये पहला है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स। ओके, उसमें उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं ऑथर्स के लिए भी और रिसर्च एथिक्स के लिए। उसके बाद में देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो साइंटिफिक मिसकंडक्ट, एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न, ट्रैक्शन। ये दूसरी है गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिस।
देन ये EMWA डॉक्यूमेंट है, यूरोपियन मेडिकल राइटर्स एसोसिएशन, आप यहाँ पे देख सकते हो गाइडलाइंस। देन काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स करके एक गाइडलाइंस है, आप यहाँ पे व्हाइट पेपर पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो। देन दिस इज वेम मेडिकल एडिटर्स के लिए, इस प्रकार से उन्होंने गाइडलाइंस दिए हर चीज की, कॉन्फ्लिक्ट, पीयर रिव्यू वगैरह वगैरह वगैरह। इस दैट इज यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ साइंस एडिटर्स, ये भी डॉक्यूमेंट है। और एक कोप है, कोप के बारे में मैं आपको सबसे आखिर में बताऊंगी, क्योंकि वो यूजीसी ने अप्रूव किया है उसको, और वही आपको डिटेल में पढ़ना है रिसर्च एथिक्स के लिए। अभी देखिए, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है पब्लिकेशन एथिक्स में, उसमें से सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में फंडिंग कहीं से आया है तो उसका उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, और डायरेक्टली एडिटोरियल में आपको उसको देना है, एडिटर्स को बताना है एक्चुअली कौन ऑथर्स है, उसका डिस्क्रिप्शन, कौन पहला ऑथर है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, ये सब होना चाहिए। देन एट्रीब्यूटिंग ऑथरशिप टू अ ग्रुप, देन रिडंडेंट मल्टीपल पब्लिकेशन। तो ये सब गाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इसको हम आज नहीं पढ़ेंगे, आज के सेशन में हम इसको स्किप कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली प्लेजरिज्म इज। देखिए, पीपल दे गेट कंफ्यूज्ड, देयर इज अ बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, ये प्लेजरिज्म और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एक ही कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेजरिज्म डील्स विथ मोरल एस्पेक्ट्स, कॉपीराइट डील्स विथ लीगल एस्पेक्ट्स। कॉपीराइट का कानून है, प्लेजरिज्म का कोई कानून नहीं बना है अभी तक। These two are overlapping concepts. These two are overlapping concepts. What plagiarism is? Plagiarism means when you don't say where you took it from. मतलब आपने किसी और के पेपर से कुछ मैटर लिया है, लेकिन आप उसको उजागर नहीं कर रहे और उसको खुद के नाम से छपा रहे हो। दैट इज एक्चुअली प्लेजरिज्म। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या है? व्हेन यू टेक इट विदाउट परमिशन, मतलब जिसका ओरिजिनल क्रिएशन है वो कॉपीराइट होल्डर है, लेकिन आप उसका काम अपने नाम से लेते हो उसकी परमिशन लिए बिना, दैट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। और ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है ना, उसमें दोनों चीजें होती है। व्हेन यू टेक इट विदाउट परमिशन एंड पास इट ऑफ एज योर ओन वर्क, मतलब कॉपीराइटेड वर्क में से आपने कुछ पोर्शन लिया और आपने परमिशन नहीं लिया कॉपीराइट होल्डर का यूज करने के लिए, और आपने ऐसा बताया कि दैट इज माय ओरिजिनल वर्क, so that is actually the overlapping portion says। अभी हम देखेंगे, अभी कॉपीराइट के बारे में ये किया है, तो कॉपीराइट क्या होता है? आप किताबें यूज करते हो, जर्नल्स यूज करते हो, उसके ऊपर में सी करके गोल होता है, तो सी करके गोल जो होता है दैट इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ कॉपीराइट। ओके, और कॉपीराइट स्टेटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं। कॉपीराइट सिंबल, उसके बाद में कौन से साल में वो पहली बार पब्लिश हुआ, और कॉपीराइट होल्डर का नाम क्या है। ये तीन चीजों से बनता है कॉपीराइट स्टेटमेंट, राइट। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पेटेंट्स, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस आते हैं। हर एक चीज को क्या करना पड़ता है? आपको अप्लाई करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन कॉपीराइट एक ऐसा है कि आप बिना रजिस्टर किए भी कॉपीराइट होल्डर बन सकते हो, लेकिन आपका क्रिएशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लीगल बैटल्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन किए तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको मिलता है, राइट। अभी देखिए, व्हेन वी से कॉपीराइटेड वर्क्स, तो कॉपीराइट स्टेटमेंट दिखा कि उसको यूज ही नहीं करना, ऐसा नहीं है, आप यूज कर सकते हो। और उसके लिए हमारे एक्ट में एक प्रोविजन है, दैट इज फेयर यूज गाइडलाइंस। नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए, टीचिंग, लर्निंग, देन रिसर्च पर्पस के लिए यू कैन यूज कॉपीराइटेड वर्क्स
अंडर फेयर यूज गाइडलाइंस, राइट। तो ये फेयर यूज गाइडलाइंस क्या है वो अभी हम देखेंगे, राइट। अभी मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताती हूँ। आपको डीएनए का के ऊपर आप कुछ लिख रहे हो, आपको डीएनए की इमेज चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम गूगल इमेजेस में जाते हैं, एक सुंदर सी इमेज लेके कॉपी करते हैं, राइट। हम रेफरेंस भी देते हैं उसका कि हमने यहाँ यहाँ से लिया। लेकिन आपको पता है क्या कि गूगल इमेजेस में 60 to 70% इमेजेस कॉपीराइटेड है। तो कोई भी इमेज लेने के पहले आपको उसको डबल क्लिक करके उसका कॉपीराइट स्टेटमेंट चेक करना है। अगर उसमें लिखा है कॉपीराइटेड कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड विदाउट द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर, तो आपको उसकी परमिशन लेनी जरूरी है, उसके बिना आप उसको यूज नहीं कर सकते केवल रेफरेंस देके, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं बता दूं आपको, कॉपीराइट का अवेयरनेस हमारे इंडिया में बहुत कम है। लेकिन कॉपीराइट का वायलेशन अगर आप करते हो तो आपको जेल भी हो सकता है, एज पर कानून जेल भी हो सकती है। तो ये चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। नाउ हम देखेंगे कि हमारा जो एक्ट है वो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 है, और उसके ऊपर यूके कॉपीराइट एक्ट का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। और ये बेसिक एक्ट में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हुए हैं। अभी देखिए, व्हाट एक्चुअली कॉपीराइट इज। It is a form of intellectual property law protecting original works, including literary, dramatic, musical, artistic works, etc. But it does not protect facts, ideas, systems, and methods of operations. फैक्ट्स, आइडियाज, सिस्टम्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस को कॉपीराइट कवर नहीं करता है। सो आपकी जो क्रिएशन है उसको कॉपीराइट मिलने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स है। पहला है इट मस्ट बी योर ओरिजिनल वर्क, और दूसरी चीज है इट मस्ट मैं जिस जगह पे बैठी हूँ, तो मेरे घर के बाहर में बहुत सारे काले काले बादल आए हुए हैं, और बिजली कड़क रही है, और बारिश हो रही है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ सोच रही हूँ। मेरी सोच जो है वो कॉपीराइट नहीं होगी। एक फोटो निकालती हूँ, दैट मैं ये सिचुएशन को लेते हुए मर्डर मिस्ट्री नाम का एक नॉवेल लिख देती हूँ, दैट नॉवेल कैन बी कॉपीराइटेड। मैं ड्राइंग करती हूँ बैठे बैठे ऐसी सिचुएशन का, दैट ड्राइंग कैन बी कॉपीराइटेड। यानी आपका ओरिजिनल काम होना चाहिए, और दूसरा मूर्त स्वरूप में दिखना चाहिए, राइट। ये जो कॉपीराइट होता है इसमें रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अडेप्टेबिलिटी, डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस, ये सब राइट्स कॉपीराइट ओनर को मिलते हैं। मतलब किसी और को, सपोज मैंने एक ड्रामा लिखा, ठीक है, मैं उसकी ऑथर हूँ, और एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको उसको स्टेज पे परफॉर्म करना है। दे विल हैव टू टेक माय परमिशन। और अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं, आप मुझे उसके बदले में रॉयल्टी दो, तो आपको पे करना पड़ेगा रॉयल्टी मुझे, तभी मैं आपको परमिशन दूँ, क्योंकि वो मेरा ओरिजिनल कॉपीराइटेड वर्क है। देखिए, हमारा कॉपीराइट का ऑफिस इंडिया का जो है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, और ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको कॉपीराइट के बारे में कुछ भी अगर यहाँ पे चाहिए तो आप ये पेज से निकाल सकते हो। आपको अगर आपकी कोई कलाकृति है उसको कॉपीराइट रजिस्टर करना है, तो आपको इतने सारे स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है, और हर एक क्रिएटिव वर्क के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो फीस आपको भरना है। अभी हमारा
रिसर्च पर्पस के लिए कॉपीराइटेड वर्क्स का इस्तेमाल कैसे करना। मैंने आपको कहा फेयर यूज में करना चाहिए। तो फेयर यूज में एक तो परमिशन ले लो यूज करने के लिए, वो रॉयल्टी मांगता है तो रॉयल्टी दे दो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लाइसेंसेस किए जा सकते हैं कॉपीराइट होल्डर के साथ। अभी देखिए, फेयर यूज जो होता है इट इज एन एग्जेम्पशन टू कॉपीराइट लॉ, और कमेंट्री, पैरोडी, न्यूज़पेपर, रिसर्च, एजुकेशन के लिए आप फेयर यूज के अंतर्गत कॉपीराइटेड वर्क्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और फेयर यूज में परमिशन लेने की जरूरत नहीं और पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन फेयर यूज का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा के पूरा उसका वर्क कॉपी करो, इट इज नॉट अलाउड। ओके। और एज कॉपीराइटेड वर्क, तो छोटा पोर्शन लो तो परमिशन और चार्ज देने की जरूरत नहीं है फेयर यूज में। सो फेयर यूज के कुछ क्राइटेरिया है। एक है कि ओनली स्मॉल पोर्शंस ऑफ कॉपीराइटेड वर्क्स कैन बी यूज्ड, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेविटी क्राइटेरिया। कभी कभी आपका टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है, आपको परमिशन लेने के लिए उतना समय नहीं है, तो एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म करो ईमेल डाल के कि मैं प्योरली थीसिस बेस के लिए ये ले रहा हूँ, कोई भी कमर्शियल इसके लिए आपके इसमें से मैं कुछ भी मैटर है वो नहीं ले रहा हूँ। तीसरी चीज, आपने अगर किताब की किताब आपने फोटोकॉपी कर लिया तो नेचुरली मेरा एक किताब जो खरीदा जाने वाला था मार्केट में वो चुक गया, राइट, क्योंकि आपने फोटोकॉपी किया, तो नेचुरली मेरे इनकम पे उसका फायदा होगी, उसका इफेक्ट होगा। तो ऐसा इनकम पे अगर इफेक्ट होता है तो उसको फेयर यूज नहीं माना जाता है, राइट। उसके बाद में आपका पर्पस, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, नेचर ऑफ यूज, अमाउंट ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क्स यूज, और उसका इफेक्ट मेरे पे क्या होता है, ये चार क्राइटेरिया फेयर यूज में आते हैं। ओके। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो स्मॉल पोर्शंस है तो उसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, मेरे लिए स्मॉल पोर्शंस यानी एक पैराग्राफ है, लेकिन अगले के लिए स्मॉल पोर्शन यानी एक पेज हो सकता है, उसके अगले के लिए 2 पेजेस हो सकते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस की गई थी कि स्मॉल पोर्शन क्या होता है, उसके रिजोल्यूशंस दिए गए थे, वो नेट पे अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा था 10% और 3 मिनट्स विच एवर लेस ऑफ अ मोशन पिक्चर, 10% और 1000 वर्ड विच एवर इज लेस ऑफ अ टेक्सुअल मटेरियल, 10% और 30 सेकेंड्स विच एवर इज लेस ऑफ म्यूजिक। तो आप ये वेबसाइट को चेक कर सकते हो कि फेयर यूज में कितना पोर्शन अलाउड है। ये जो कॉपीराइट का बंडल होता है इसमें दो प्रकार के राइट्स दिए जाते हैं कॉपीराइट होल्डर को। एक होता है इकोनॉमिक राइट, मतलब किसी को मेरे वर्क को रिप्रोड्यूस करना है, पब्लिश करना है, उसके ऊपर परफॉर्मेंस करना है, उसका ट्रांसलेशन करना है, तो मैं जो रॉयल्टी मांगूंगी वो मुझे पे करेगा, तभी मैं उसको परमिशन दूंगी। तो ये इकोनॉमिक राइट आपको कॉपीराइट देता है। और दूसरा बंडल है ऑथर्स स्पेशल राइट्स, दैट इज मोरल राइट्स। इसमें आता है राइट टू पैटर्निटी, दैट मीन्स द क्लेम ऑफ ऑथरशिप ऑफ वर्क, और राइट टू इंटीग्रिटी, यानी टू क्लेम डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्टॉर्शन, म्यूटिलेशन, मॉडिफिकेशन, यानी किसी ने मेरी कलाकृति को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की, म्यूटिलेट करने की कोशिश की, मॉडिफाई किया खुद के नाम से, तो मैं डैमेज चार्जेस मांग सकती हूँ। तो ये स्पेशल राइट्स है, राइट। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी तो आपको ये राइट टू इंटीग्रिटी क्या है वो एकदम आराम से समझ में आएगा। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू जी दिख रहे हैं, और दूसरे जो शख्स है वो है अमरनाथ सहगल। ये ब्रॉन्ज के मूरल्स बनाते थे। 1957 में इनको बुलाया गया
और बताया गया कि विज्ञान भवन जो है दिल्ली में, उसका रिनोवेशन करना है, तो एक ब्रॉन्ज का मुरल स्कल्पचर बना के दो। 1962 में 40 फीट बाय 140 फीट का मुरल इन्होंने बना के दिया। वो काफी सालों तक वहां पे रहा। फिर 1979 में उसी बिल्डिंग का फिर से रिनोवेशन निकला। तो देन अथॉरिटीज जो थी उन्होंने क्या किया, ये ब्रॉन्ज के मुरल को वहां से उठा के स्टोर हाउस में डंप कर दिया। जब अमरनाथ सहगल जी को ये बात पता चली, तो उन्होंने सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डैमेज चार्जेस 50 lakhs का दावा ठोका, अंडर इंफ्रिंजमेंट ऑफ मोरल राइट्स अंडर कॉपीराइट्स। कोर्ट ने कहा कि यस, मोरल राइट्स जो है आर्टिस्ट के वो वायलेट हुए हैं, उसको डैमेज चार्जेस 50 lakhs रुपीस पे करो और उसका काम जो है उनको सम्मान से वापस करो। तो ये भी एक कॉपीराइट का बंडल होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सिंपल उदाहरण लाई हूँ मैंने आपको, कॉपीराइट ऑन क्रिएटिविटी क्या होता है। देखिए, एक क्रेजी फोर फिल्म आई थी, राम संपत वर्सेस राकेश रोशन एंड राजेश रोशन, 2008 बॉम्बे की एक केस है। क्रेजी फोर में जो टाइटल सॉन्ग था, वो शाहरुख खान और ऋतिक रोशन पे फिल्माया गया था। और उस पर्टिकुलर सॉन्ग में पीस ऑफ म्यूजिक चुरा के डाला गया था, दैट वाज कंपोज्ड बाय राम संपत फॉर सोनी एरिक्सन मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो फिल्म फ्राइडे रिलीज होने वाली थी। मंडे राम संपत ने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और उनका जो ओरिजिनल ट्रैक था उन्होंने कंपोज किया हुआ, उसका मिसयूज करने के लिए उन्होंने 4 करोड़ का दावा ठोका, डैमेज चार्जेस। कोर्ट ने भी बोला फिल्म कैन नॉट बी रिलीज्ड विद दिस इन्फ्रिंज सॉन्ग। तो उनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ थर्सडे को इन 2 करोड़, तब जाके फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई। सी एक्चुअली व्हाट इज द पावर ऑफ कॉपीराइट, राइट। आगे चलते हैं। देखिए, कलकत्ता में सॉल्ट लेक नाम की एक जगह है, वहां पे दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन जनरल पीपल में कॉपीराइट का अवेयरनेस कितना कम है, ये केस से दिखता है। हैरी पॉटर उस वक्त जोरों पे था, और हैरी पॉटर का जो कॉपीराइट होल्डर है वो जेके रावलिंग है, आप सबको पता है। तो इन्होंने क्या किया, जो डेकोरेशन है दुर्गा पूजा पेंडॉल का, उसमें जो हैरी पॉटर्स का हॉगवर्ड कैसल है उस प्रकार से बनाया और ये चित्र जो है उसके ऊपर लगा दी। तो जेके रावलिंग को ये बात पता चल गई और उन्होंने सीधा सीधा 20 lakhs डैमेज चार्जेस मांगे उनको। और कोर्ट ने भी इसको बीच में आना पड़ा, कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को, और उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा उत्सव कमेटी 20 लाख कहाँ से देगी। तो उन्होंने माफी मांगी कोर्ट ने, और उनको बताया कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये रिलीजियस पूजा है, रिलीजियस फंक्शन है, तो पेंडॉल वैसे ही रहेगा, पेंडॉल को मत हटाओ, लेकिन माफी मांगो, डिक्लेरेशन दो। उसके बाद में एक मूवी आई थी हंटर वाली, 1930s में, और उस मूवी में एक कैरेक्टर था फेयरलेस नादिया, स्टंट वुमन का। तो वो कॉपीराइटेड कैरेक्टर था, ठीक है। उसके बाद में 2016 में रंगून मूवी आई, जो जिसमें कंगना रनावत ने लीडिंग रोल किया था, और उसके कैरेक्टर का नाम था जानबाज जूली। और प्रॉब्लम में आ गए वो, लीगल बैटल में। क्यों? तो ये जो फियरलेस नादिया था वो कॉपीराइटेड कैरेक्टर था, और जानबाज जूली ने वो कॉपीराइटेड कैरेक्टर का सिमिलर कैरेक्टर यहाँ पे किया। इसमें कॉस्ट्यूम, कैरेक्टर स्केच, स्टाइल ऑफ वॉकिंग, wearing a mask, a whip, being a stunt woman, and using the phrase bloody hell, everything was copied from fearless nadia character। तो ये इंफ्रिंजमेंट हुआ, और कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट ने इंफ्रिंजमेंट वाज आस्क्ड टू पे बैंक गारंटी ऑफ 2 crores। उन्होंने माना कि इट इज वायलेशन। वैसे एक गजनी पिक्चर आया था, आपको याद होगा, है ना। तमिल मूवी 2005 में रिलीज हुआ, और फिर आमिर खान का 2008 में गजनी आया।
तो एग्जैक्टली शॉर्ट टेम्पररी मेमोरी लॉस ये उसका वैशिष्ट्य था। और जो पहला वाला तमिल गजनी था उसमें वो शख्स जो है टेम्पररी मेमोरी लॉस वाला वो वाइफ के मर्डर के लिए जाता है और गजनी में उसके गर्लफ्रेंड के मर्डर के इसमें जाता है रिवेंज लेने के लिए। इतना ही ये था। और उन्होंने कहा कि यस इट वाज आल्सो इन्फ्रिंज। तो देखिए इन्फ्रिंजमेंट अगर होता है, मैंने आपको पहले ही कहा इट इज लीगल प्लेटफॉर्म, कॉपीराइट लॉ है तो सजा है। तो अप टू 3 इयर्स आपको कॉपीराइट वायलेशन में जेल हो सकती है और 50,000 से लेके 2 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। उसके बाद में हम जाते हैं प्लेजरिज्म की तरफ। प्लेजरिज्म एक्चुअली इज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अनदर्स वर्क्स और आइडियाज एज योर ओन। किसी और के काम को खुद के नाम पे छापना, दैट इज प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म वर्ड जो है इट कम्स फ्रॉम लैटिन प्लेगियरस। इसका मतलब होता है किडनैपर, राइट। सी, plagiarism is the act of presenting the words, ideas, images, sounds, or the creative expression of others as your own. आगे चलते हैं। It is a sort of intellectual theft. It is improper use of others' writings, presenting the works of another as one's original work and failing to credit. देखिए, हम कहीं से लेते हैं लेकिन उसको क्रेडिट देना भूल जाते हैं, साइट करना भूल जाते हैं। इट इज प्लेजरिज्म। इनकम्प्लीटली साइट करते हैं, वो भी प्लेजरिज्म का एक्ट माना जाता है। प्लेजरिज्म की एक गूगल से डेफिनेशन मिली। पुअर डॉक्यूमेंटेशन, लूज कंट्रोल, एक्ट ऑफ डिमोरलाइजिंग, गेटिंग पुअर रेपुटेशन, informing the wrong history, act of malpractice, risky literature, invisible referencing, selecting horrific writing and meaningless paraphrase। प्लेजरिज्म जो है वो दो तरीके से होता है जनरली। द फर्स्ट वन इज नोइंगली, मतलब उसको इंटेलिजेंट प्लेजरिज्म भी कहते हैं कि मैंने देखकर की वो चीज, मैंने कहीं से कुछ कॉपी किया है। और दूसरा होता है एक्सीडेंटली, कभी हम quotation डालना भूल जाते हैं, रेफरेंसेस लिखना भूल जाते हैं। लेकिन दोनों प्लेजरिज्म की ही केसेस है। पहले क्या होता था, प्लेजरिज्म पकड़ा गया तो वार्निंग देके छोड़ देते थे, सबमिट करने के लिए बोलते थे, या फिर आपको फेल्योर घोषित करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं। अभी हमारे पास में प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर है। ये जस्ट एक पिलर है। बॉस कहता है सब प्लेजरिज्म का रिपोर्ट बना के लाओ इस साल का। बंदा जाता है गूगल पे और प्लेजरिज्म का ही प्लेजराइज रिपोर्ट बना के लाता है, एवरीथिंग कॉपीड फ्रॉम गूगल। ठीक है। देन वी से टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ड फॉर वर्ड, दैट इज डायरेक्ट, यानी एग्जैक्टली कंट्रोल है, कंट्रोल से कंट्रोल की। ठीक है। ये प्लेजरिज्म कभी भी मत कीजिए। कभी कभी हम कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करते हैं, हमारे पास में पेपर्स आते हैं, उसमें केवल खुद का नाम, ओरिजिनल ऑथर का नाम हटाया जाता है और खुद का नाम डाला जाता है, दैट इज वर्ड फॉर वर्ड। और बहुत ही गंदे तरीके का वो प्लेजरिज्म होता है। क्या होता है
और दूसरे प्रकार का जो होता है प्लेजरिज्म, वो होता है मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब है पैच वर्क प्लेजरिज्म। तीसरे प्रकार का होता है थिसॉरस, यानी पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है कि आप जो भी चीज आपको दूसरे के काम में से लेनी है उसको पढ़ो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार पढ़ो और उसको बंद करो और खुद के शब्दों में लिखो। इसके लिए पैराफ्रेजिंग करने के लिए आप थिसॉरस का यूज कर सकते हो, जिसमें रिलेटेड टर्म्स, ब्रॉडर टर्म्स, नैरो टर्म्स आपको मिलते हैं। चौथे टाइप का प्लेजरिज्म होता है आइडिया, यानी ऐसे मैं आपको ये पर्टिकुलर चीज जो है आइडियाज, वो बताने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। ठीक है, जैसे मैं, जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं उसमें मैं 2 मिनट का समय सबको देती हूँ और उनको कहती हूँ कि डीमोनेटाइजेशन के ऊपर में 5 लाइन लिखो, और मैं उनको परमिशन देती हूँ कि आप आपका सेलफोन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आधे क्लास ने क्या किया कि सेलफोन को हाथ नहीं लगाया, डीमोनेटाइजेशन के बारे में उनको जो पता है, उनकी जो संकल्पना है उतना सब लिख डाला। लेकिन आधा क्लास बहुत स्मार्ट था, उन्होंने क्या किया, फट 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 मोबाइल खोले, गूगल किया, उसे 4-5 आर्टिकल्स पढ़े डिमोनेटाइजेशन के, और उसमें से उन्होंने लिखा। जिन्होंने खुद ने लिखा, जिन्होंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, किसी का व्यू नहीं पढ़ा, तो उन्होंने कॉमन नॉलेज को लिखा। लेकिन जिन्होंने बाकी लोगों के व्यूज पढ़ के लिखा, तो उनका जो एक्ट है वो आइडिया कॉपी करना हो गया, राइट, विदाउट रेफरेंस। दैट मीन्स उनका एक्ट जो है वो प्लेजरिज्म में आ गया। हाँ, अगर उन्होंने 5 आर्टिकल पढ़ के लिखे और वो 5 लोगों के रेफरेंसेस अगर साइट किए रहते थे, तो उनका भी एक्ट जो है वो प्लेजरिज्म का नहीं होता था। मीन्स आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि केवल वर्ड्स ही लिए तो ही प्लेजरिज्म होता है। आप अगर किसी के आइडिया बोरो करते हो तो भी आपको साइट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर एक सेल्फ प्लेजरिज्म होता है, तो उसके बारे में मैं कुछ स्लाइड्स के बाद में आपको बताऊंगी। सो वर्ड फॉर वर्ड कभी भी नहीं करना। ठीक है, इट इज वेरी डेंजरस टाइप ऑफ प्लेजरिज्म, और उसके लिए आपको बहुत सीरियस सजाएं हैं। वो सजा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, सो डोंट डू दिस एंटायर वर्क किसी का। दूसरी चीज, ये मोज़ेक और पैचवर्क प्लेजरिज्म होता है। ये छोटे छोटे कोट्स, छोटे छोटे फ्रेजेस बाकी लोगों से लेते हैं। पैराफ्रेजिंग का मैंने आपको बताया इसके पहले। अभी सेल्फ प्लेजरिज्म का क्या है सेल्फ प्लेजर। तो यूजीसी ने सेल्फ प्लेजरिज्म के बारे में पूरी एक मैं आपको एक दो स्लाइड के बाद। देखिए, ये वो नोटिफिकेशन था, और यूजीसी ने सेल्फ प्लेजरिज्म के लिए एक शब्द यूज किया, टेक्स्ट रिसाइकलिंग। टेक्स्ट रिसाइकलिंग, और उन्होंने कहा, ये देखिए, ये 20 अप्रैल 2020 का पब्लिक नोटिस है यूजीसी का। तो उन्होंने क्या कहा कि टेक्स्ट रिसाइकलिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, रीपब्लिशिंग द पेपर विदाउट साइटेशन। मतलब एक पेपर आपका कॉन्फ्रेंस वॉल्यूम में पब्लिश हो गया है, वही पेपर आपने जर्नल को भेज दिया,
ई पब्लिश कर रहे हो और आपका ये पेपर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में छप गया है, ये चीज को छुपाते हो, उसका साइटेशन नहीं देते, दैट इज सेल्फ प्लेजरिज्म। देन पब्लिशिंग स्मॉल वर्क फ्रॉम लॉन्गर एंड प्रीवियस वर्क विदाउट साइटेशन, यानी आपका एक सपोज लॉन्गर, मतलब आपने थीसिस बुक के फॉर्म में किया, वो बुक में से एक छोटा सा चैप्टर आपने बनाया, वो जर्नल के लिए भेज दिया, लेकिन उस बुक का जो है वो रेफरेंस आपने नहीं दिया, दैट इज टेक्स्ट रिसाइकलिंग। रीयूजिंग द डाटा ऑलरेडी यूज्ड, मतलब आपका डेटा एक पेपर में आपने यूज कर लिया, उसको आप उजागर ना करते हो, दूसरे पेपर में भी वही डाटा को यूज करते हो, दैट इज सेल्फ प्लेजरिज्म। ठीक है, तो पैराफ्रेजिंग भी अगर आप करते हो आपके पुराने पेपर का और नया पेपर बनाते हो, तो भी आपको साइटेशन देना जरूरी होता है। सो इन्होंने सेल्फ साइटेशन के बारे, सेल्फ प्लेजरिज्म के बारे में ये शब्द यूज किए हैं, टेक्स्ट रिसाइकलिंग। अभी किसी ने अभी तक क्या क्या काम किया है ये प्लेजरिज्म को कर्ब करने के लिए? देखिए, उन्होंने 2009 में मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल और पीएचडी डिग्री का एक सर्कुलर जारी किया था। फिर उन्होंने थीसिस डिसर्टेशंस में प्लेजरिज्म चेक करना मैंडेटरी किया और शोधगंगा में उसको अपलोड करना कंपलसरी किया। ये शोधगंगा साइट हमने देखी है, राइट? इसमें कैसे होता है कि आपका थीसिस पूरे दुनिया को दिखता है। उसके बाद में 2014-15 में उन्होंने यूनिवर्सिटीज को आइथेंटिकेट और टर्निटिन, ये जो प्लेजरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर दिए। फिर 2015 से इनफ्लिपनेट उर्कुन सॉफ्टवेयर दे रहा है प्लेजरिज्म डिटेक्शन के लिए। ठीक है, और शोध शुद्धि पोर्टल मैंने आपको दिखाया था, वो लॉन्च हुआ 2019 में। शोध शुद्धि पोर्टल है। अभी मैं आपको बहुत ही सीरियस बात बताने जा रही हूँ। द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ यूजीसी, और वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का जो टाइटल है वो है प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2018। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन है, वो उसमें पैरा 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कर्बिंग प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म को कर्ब कैसे करना, इसके लिए यूजीसी ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हैं और वो सब यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना है। देखिए, इसमें सबसे पहला है कि वो कहते हैं कि कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, उन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म खरीदना चाहिए, दैट इज सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए, और उसमें से सब थीसिस डिसर्टेशन, आपके फैकल्टी के पब्लिकेशंस, सबको चेक करके सबमिशन के टाइम पे वो फ्री है इसकी गारंटी लेना चाहिए, प्लेजरिज्म फ्री है इसकी गारंटी लेना चाहिए। और ये जो सॉफ्टवेयर है उसका एक्सेस रिसर्च वर्क में जो भी लोग इन्वॉल्व है, भले स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो, रिसर्चर हो, स्टाफ हो, सबको उसका एक्सेस देना चाहिए। तीसरी चीज, उन्होंने कहा कि कोई स्टूडेंट थीसिस डिसर्टेशन और कोई भी रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करता है, तो उसने एक अंडरटेकिंग देना चाहिए कि ये उसका ओरिजिनल वर्क है और वो प्लेजरिज्म फ्री है, स्टूडेंट ने डिक्लेरेशन देना चाहिए। देन वो पर्टिकुलर जो अंडरटेकिंग है, इसमें ये भी लिखना चाहिए उन्होंने कि वो रिपोर्ट फुली चेक्ड है थ्रू प्लेजरिज्म डिटेक्टिंग टूल अप्रूव्ड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब जो यूजीसी ने उर्कूम दिया है या फिर वो यूनिवर्सिटी में जो सॉफ्टवेयर है उसी में से किया है, ये अंडरटेकिंग में इंक्लूड होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हर यूनिवर्सिटी ने अपनी प्लेजरिज्म की पॉलिसी बनाना चाहिए, उसको अप्रूव करके लेना चाहिए बॉडीज से, अथॉरिटीज से, और
उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के होम पेज में उसकी लिंक देना चाहिए। और उन्होंने एक चीज और कही कि केवल स्टूडेंट ही प्लेजरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसका जो सुपरवाइजर है उसने भी एक सर्टिफिकेट देना चाहिए कि ये काम मेरे अंडर में जो हुआ है वो प्लेजरिज्म फ्री है। यानी स्टूडेंट सुपरवाइजर दोनों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। ओके। और यूजीसी ने कहा है कि जब भी आपकी डिग्री अवार्ड होती है उसके बाद 1 महीने के अंदर में सीडी आपके थीसिस की इम्प्लीमेंट को भेजना आवश्यक है। और यूजीसी ने कहा है कि हर एक यूनिवर्सिटी ने खुद की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी अपने वेबसाइट पे बनाना चाहिए और उसमें सबके जो रिसर्च पब्लिकेशंस है, डिसर्टेशंस है, थीसिस है, वो सब उस पे ओपन कर देना चाहिए, ओपन एक्सेस कर देना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें ये नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आपको वो इम्पोर्टेंट लगती है आपके फ्यूचर के लिए तो आप उसके पिक्स निकालोगे। ठीक है। तो यूजीसी ने ये नोटिफिकेशन में प्लेजरिज्म शब्द के अलावा एक शब्द यूज किया है दैट इज कॉल्ड एज सिमिलैरिटी चेक। मतलब कितना टेक्स्ट सिमिलर है बाकी ऑलरेडी पब्लिश्ड टेक्स्ट से। तो उन्होंने क्या कहा है कि जब भी आप आपका प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए देते हो तो इसमें भी कोटेड वर्क्स जो होते हैं, मतलब डबल कोट्स में जैसे डेफिनेशंस है, ठीक है, या फिर आपने साइटेशन दिया है उसका थोड़ा सा ब्रेविटी से लिया है और उसका प्रॉपर साइटेशन एक्नॉलेजमेंट दिया है, कहीं कॉपीराइटेड वर्क में से लिया है उसके लिए परमिशन लेटर आपके पास में है, तो ऐसी चीजों को एक्सक्लूड कर दो बोलते हैं चेकिंग के पहले। फिर आपके जो भी रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट ये सब होता है उसको भी निकाल देना है। फिर जेनेरिक टर्म्स, लॉज, स्टैंडर्ड सिंबल्स, डेफिनेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशंस इसको भी निकाल देना है। और बचा हुआ पोर्शन जो है उसका प्लेजरिज्म चेक करना है। देखिए, उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल एक होना चाहिए। जैसे डिपार्टमेंटल लेवल पे कोई कंप्लेंट आई है कि ये पर्टिकुलर वर्क में प्लेजरिज्म पाया गया है, तो उसके लिए इंक्वायरी करने के लिए आपको डीएआईपी बनाना है जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा, डीन रहेगा, और भी लोग रहेंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। और इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल इंस्टीट्यूट लेवल पे बनना चाहिए जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे। और वहाँ पे ये पैनल जो है इंक्वायरी करके उसका रिपोर्ट यहाँ पे भेजेगा। राइट। इसमें ऑनरेबल वाइस चांसलर विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस पैनल एंड ऑल। अभी देखिए, ये जो पर्टिकुलर रेगुलेशन है 2018 का, इसमें यूजीसी ने कहा है कि ज्यादा लिखो मत अपने थीसिस में। द रिसर्च शैल बी बेस्ड ऑन ओरिजिनल आइडियाज, it shall include abstract summary, hypothesis, observations, results and recommendations only, okay, and shall not have any similarities। और अगर डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी हाई पाई जाती है तो उसके लिए अलग अलग लेवल ऑफ पेनल्टीज यूजीसी ने दिए हैं। देखिए, अभी अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने सिमिलैरिटी कितनी है यानी प्लेजरिज्म कितना है और सजा क्या है वो बताया है। और थीसिस एंड डिसर्टेशंस के लिए वो कहते हैं कि अगर ये सॉफ्टवेयर आपको 10% के नीचे प्लेजरिज्म दिखा रहा है, सिमिलैरिटी दिखा रहा है, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं होगी। लेकिन 10 से 40 के बीच में अगर परसेंटेज दिखा रहा है सिमिलैरिटी का, तो वो थीसिस स्टूडेंट को वापस कर दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि उसको करेक्ट करो
और रीसबमिट विद इन 6 मंथ्स। 40 to 60% के बीच में अगर सिमिलैरिटी पाई जाती है, देन स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू रीसबमिट द वर्क फॉर 1 ईयर। 1 साल उसको रीसबमिट करने नहीं दिया जाएगा। और मोर देन 60% थीसिस में अगर आपको सिमिलैरिटी मिल रही है, प्लेजरिज्म मिल रहा है, तो उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में आप जो पेपर्स लिखते हो उसके बारे में, आपके पेपर में 10% सिमिलैरिटी है तो कोई पेनल्टी नहीं, लेकिन 10 से 40 के बीच में अगर सिमिलैरिटी पाई जाते हैं तो ऑथर को वो काम निकाल देना पड़ता है। ठीक है, 40 to 60% है तो 3 टायर पेनल्टी है। ऑथर विल हैव टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट। सेकंड, ऑथर विल नॉट बी गिवन 1 एनुअल इंक्रीमेंट। देखिए, आप नए एंट्रेंट्स हो जॉब में, आप देखिए, अगर आपके पेपर्स में इतनी सिमिलैरिटी डिटेक्ट करता है तो आपका एक एनुअल इंक्रीमेंट रुक सकता है। तीसरा, ऑथर विल नॉट सुपरवाइज एनी न्यू स्टूडेंट फॉर मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी फॉर 2 ईयर। ये भी बहुत डेंजरस है। अगर आप सुपरवाइजर हो वो आपको कोई नया स्टूडेंट लेने का हक नहीं है 2 साल तक। और मोर देन 60% पेनल्टी अगर सिमिलैरिटी पाई जाती है, ऑथर विल हैव टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट, author will not be given 2 annual increments, and author will not supervise any new student for master's, MPhil, PhD for 3 years। ओके, आगे चलते हैं। अभी देखिए, कारण क्या है, लोग क्यों प्लेजरिज्म करते हैं। एक इग्नोरेंस है, दूसरा उनको एथिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है, पुअर राइटिंग स्किल्स है, एम्बिशन है, बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, प्रेशर फ्रॉम सीनियर्स होता है, कभी कभी हमको हर चीज इंस्टेंट चाहिए, लाइफ हैज बिकम फास्टर। और कभी कभी लोग डरते भी नहीं है, क्या होगा, अपनी कमिटी लगा के छूट भी जाएंगे अगर प्लेजरिज्म का चार्ज। तो ये सब प्रोबेबल रीजंस है जो प्लेजरिज्म करने के लिए उकसाते हैं। लेकिन हम बहुत इजीली प्लेजरिज्म को अवॉइड भी कर सकते हैं। सबसे पहले बी ऑनेस्ट, जहां से लिया है उसको एक्नॉलेज करो, साइट करो। अगर आपने कुछ पैराग्राफ्स उठाए कहीं से तो उसको सीधा कोटेशंस में डालो, पैराफ्रेजिंग करो, और ज्यादा से ज्यादा यूज योर ओन आइडियाज। और खुद में एक आदत डालो कि जब भी आप पेपर लिखते हो तो उसको प्लेजरिज्म चेक करना जरूरी है। अभी देखिए, ये उर्कुल का पेज है, मेरे स्टूडेंट का चैप्टर 3 था, उसको मैंने चेक किया तो देखिए यहाँ पे 28% प्लेजरिज्म आया है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर में क्या है कि जैसे कोटेशंस है तो एक्सक्लूड करो, उसको चेक मत करो, ब्रैकेट्स में लिखा है तो चेक मत करो, तो ऐसे प्रोविजंस होते हैं। इसीलिए अगर आप कोई भी चीज प्लेजरिज्म चेक के लिए देते हो तो मैकेनिकल रिपोर्ट जो देता है उस पे आप डिपेंड मत रहिए। आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट में कॉमन नॉलेज क्या है, कॉमन नॉलेज को कोटेशन ये एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। और एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी आपको, जैसे कि इंडेंट्स आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक कविता है 10 मार्क, 10 लाइन की, ठीक है, तो मुझे उसका विडंबन करना है, तो मैंने उसका विडंबन, पहले कविता दी, फिर विडंबन लिखा, और वो मैंने प्लेजरिज्म चेक किया। तो उसने बताया कि पूरे 10 लाइन्स जो है कविता, वो वैसी की वैसी कॉपीड है, 100% है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा उद्देश्य रेडी रेफरेंस है। मैं अगर सिर्फ विडंबन लिखूंगी तो वो यूजर कविता ढूंढने जाएगा क्या? नहीं। तो ऐसी केस में क्या करना, वो कविता को आप 12 का फॉन्ट यूज कर रहे हो तो उसको 10 का फॉन्ट करो, लेफ्ट से एक मार्जिन अंदर ले लो, राइट से मार्जिन अंदर ले लो, उसको इटैलिक्स कर दो, नीचे लिख दो रिप्रोड्यूस फ्रॉम सच एंड सच सोर्स, कविता यहाँ से ली है। तो पता चल जाता है कि उसको एक्सक्लूड करना है अपने को चेकिंग करते वक्त। ठीक है, टेबल, चार्ट्स, डायग्राम्स, इमेजेस जहां से भी लेते हो तो उसी के नीचे
उसका जो है स्टेटमेंट लिख दो कि परमिशन लिया है भाई, या ये सोर्स से लिया है भाई, ये कर दो। और कोप गाइडलाइंस ऑलवेज पढ़ते रहो, राइट। ये देखिए कोप जो है, इट इज कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, एक डॉक्यूमेंट है, ओपन एक्सेस में है, आप आराम से पढ़ सकते हो। पब्लिकेशन एथिक्स .org साइट का नाम। इसमें देखिए गाइडेंस, फ्लो चार्ट्स, गाइडलाइंस, केसेस, ये सब दिया हुआ है। जैसे मैंने इसके सर्च बॉक्स में डाला प्लेजारिज्म, तो ये 5 गाइडलाइंस है। टेक्स्ट रिसाइकलिंग गाइडलाइंस फॉर एडिटर्स। देखिए ये टेक्स्ट रिसाइकलिंग यानी क्या, सेल्फ प्लेजारिज्म, और यही वर्ड ओप में से उठा के यूजीसी ने अपने नोटिफिकेशन में डाला, राइट। देन रिट्रैक्शन गाइडलाइंस, देन ये और एक गाइडलाइन है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस पे है, आप देख सकते हो। और कुछ फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, जैसे एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट है और कुछ है, तो वो उन्होंने चार्ट्स दिए। जैसे प्लेजरिज्म की केसेस कितनी हुई है, तो वो केस रिपोर्ट किए हैं उन्होंने। देखिए एक्सटेंसिव प्लेजरिज्म, डबल प्लेजरिज्म, सस्पेक्टेड प्लेजरिज्म, ऐसे केस स्टडीज भी दिए हैं। और ये फ्लो चार्ट्स जो मैंने कहा ना, इस प्रकार से वो समझाते हैं। कोप गाइडलाइंस में एक बहुत अ, मतलब अच्छा प्रोविजन है, दैट इज रिट्रैक्शन गाइडलाइंस। रिट्रैक्शन का मतलब क्या है? रिट्रैक्शन का मतलब है कि आपका पेपर पब्लिश हो गया, पब्लिश होने के बाद में उसमें कुछ प्लेजरिज्म पाया गया, या एरोनस डाटा मिला, या आपका जो भी अप्रोच है वो गलत पाया गया, तो जो जर्नल का एडिटोरियल बोर्ड होता है उनको एक अधिकार दिया गया है, ये गलती से पब्लिश हो गया ना, तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं आप उसके पब्लिकेशन स्टेटस से। और इसका मेन पर्पस जो है वो ऑथर को पनिशमेंट देना नहीं होता है। इसका पर्पस ये होता है कि इनकरेक्ट लिटरेचर, इनकरेक्ट डेटा अगले रिसर्चर्स के पास में ना जाए, इसलिए उसको रिट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये रिट्रैक्शन के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण, वो अभी हम देखेंगे। अगर आप गूगल में जाके रिट्रैक्शन डेटाबेस डालेंगे तो आपको एक डेटाबेस आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो रिट्रैक्टेड पेपर्स का। पबमेड डेटाबेस जो है मेडिकल साइंसेस का, तो उसमें से कितने पेपर्स रिट्रैक्ट हुए अभी तक, उसका ये डेटाबेस है। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट फूड साइंस लिया, फूड साइंस के पबमेड से 109 पेपर्स जो है वो रिट्रैक्टेड है। और इसमें आप देखेंगे एल्सवियर, विले, एल्सवियर, यानी वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेड पब्लिशर्स है ये सब। इसमें अगर फूड साइंस एंड इंडिया लिखा, 109 में से 12 इंडिया के पेपर्स है। अब यहाँ पे देख सकते हो स्प्रिंजर, एलर एंड फ्रांसिस एंड ऑल। उसके बाद में मैंने यहाँ पे केवल इंडिया दिया, तो इंडिया के आप यहाँ पे देख सकते हो 1237 पेपर्स रिट्रैक्टेड स्टेज में है पबमेड में से। उसके बाद में आप यहाँ पे और एक चीज देखेंगे कि मैंने एल्सवेयर पब्लिशर लिखा, तो एल्सवेयर पब्लिशर ने उसके जर्नल्स में से 3184 पेपर्स को पब्लिश होने के बाद में रिट्रैक्ट किया है, निकाल दिया है उसका पब्लिकेशन स्टेटस। अभी रिट्रैक्ट करने के कारण क्या है, वो इतने सारे कारण है। ब्रीच ऑफ पॉलिसी बाय ऑथर, ब्रीच ऑफ पॉलिसी बाय थर्ड पार्टी, साइट्स प्रायर रिट्रैक्टेड वर्क, यानी आप पेपर लिखे और वो पेपर में रिट्रैक्टेड पेपर का रेफरेंस दिया तो आपका पेपर भी रिट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको रेफरेंस देते वक्त कहाँ से आप डेटा ले रहे हो, वो कितना ऑथेंटिकेटेड है, ये होना बहुत जरूरी है। देन कंसर्न्स और इश्यूज अबाउट इमेज डेटा, देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉपीराइट क्लेम्स। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, आर्टिकल, इमेज, टेक्स्ट। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे एरर इन डेटा, एरर इन इमेज, एरर इन मटेरियल्स, एरर इन मेथड्स, ओके।
उसके बाद में फेक पीयर रिव्यू, falsification, fabrication of data, then image, results, देन आप यहाँ पे और कुछ देख सकते हो, मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस। ये सब चीजें अगर बाद में पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो पेपर को पब्लिकेशन स्टेटस से निकाल दिया जाता है, और उससे वो पेपर ऑनलाइन रहेगा तो उसके ऊपर में ऐसा वाटरमार्क रहता है, रिट्रैक्टेड। ठीक है। देन मिसकंडक्ट, देन आप यहाँ पे देखेंगे plagiarism of article, plagiarism of data, plagiarism of image, plagiarism of text। देन आप ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो ये सब बेसिस पे पेपर रिट्रैक्ट भी होते हैं, और वो रिट्रैक्शन के गाइडलाइंस पोप ने दिए हुए हैं। राइट। अभी देखिए, कोरोना जब आया, कोरोना वायरस, तो उससे रिलेटेड बहुत लाखों पेपर्स पब्लिश भी हो गए, लेकिन जो गति से वो पब्लिश हुए उसी गति से वो विड्रॉन भी हो गए, रिट्रैक्ट भी हो गए। तो कुछ रिट्रैक्टेड पेपर्स देखते हैं कोरोना 19 के, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां थी। पब्लिश हो गए, लेकिन बाद में जब उनको त्रुटियां पता चली तो उन्होंने उसको पब्लिकेशन स्टेटस से रिट्रैक्ट कर दिया। देखिए, इतने सारे पेपर्स है जो ऑलरेडी रिट्रैक्ट हो चुके हैं। ओके। तो ये जो कोप है, उसमें एक ई लर्निंग मॉड्यूल भी है, यानी आपको ये विषय में कुछ डिटेल पढ़ना है तो आप इनके छोटे छोटे कोर्सेस आप कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन। तो आप ये कोप डॉक्यूमेंट दिखाना, हमेशा देखना। राइट। अभी देखिए, कोलैबोरेशन, ये भी एक एथिक है। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? दो इंस्टीट्यूट मिलके कुछ रिसर्च करती है, दो इंडिविजुअल अलग अलग एक्सपर्टाइज के एक साथ आते हैं और वो कोलैबोरेशन करते हैं। लेकिन ये किस लिए होता है? क्योंकि इसमें एक्सपर्टाइज शेयर होता है, प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व होता है। ओके। और नई नई दिशाएं मिलती है उस रिसर्च को, इसलिए कोलैबोरेशन होता है। लेकिन वो कोलैबोरेशन एथिकल होना चाहिए, नॉन एथिकल नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताती हूँ। एक क्लास असाइनमेंट दिया गया, दो बच्चे एक साथ आए, ए एंड बी। उन्होंने डिसाइड किया हम दोनों मिलके करते हैं। ए ने रिसर्च नोट्स कंपाइल किए और बी ने फाइंडिंग्स लिखे। ठीक है। और दोनों ने अपना अपना अलग पेपर लिखा। तो ये सही है या गलत है? ये गलत है। इट इज द केस ऑफ अनएथिकल कोलैबोरेशन एंड प्लेजरिज्म आल्सो। लेकिन वो दोनों ने मिलके एक ही पेपर लिखा होता था दोनों के ऑथरशिप से, तो फिर वो एथिकल कोलैबोरेशन कहलाता था। राइट। तो ये गलत चीज है, इट इज कॉल्ड एज अनएथिकल कोलैबोरेशन। उसके बाद में रिसर्च मिसकंडक्ट। रिसर्च मिसकंडक्ट का मतलब क्या है? रिसर्च मिसकंडक्ट में आता है फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेजरिज्म। ये सब चीजें आती है रिसर्च मिसकंडक्ट में। लेकिन ये कौन सी स्टेज में? प्रपोजिंग स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज, रिव्यूइंग ऑफ रिसर्च, एंड इन रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स। ये चार स्टेज में अगर फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म पाया गया तो उसे हम रिसर्च मिसकंडक्ट कहते हैं। राइट। अभी हम आगे चलते हैं। फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेजरिज्म आर थ्री कार्डिनल सीन्स इन रिसर्च मिसकंडक्ट। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? फैब्रिकेशन मीन्स कंस्ट्रक्शन और एडिशन ऑफ डाटा। मतलब आपका रिसर्च पूरा हो गया, लेकिन आपने कुछ फॉल्स डेटा कंस्ट्रक्ट किया, कुछ डेटा अनलॉफुल वे में ऐड किया। उसके बाद में ऑब्जर्वेशंस जो आपके आए नहीं, लेकिन आपने वो मैनिपुलेट करके डाले। ओके। और आप रिसर्च करते वक्त कुछ फाइंडिंग्स ऐसे, कुछ डेटा ऐसे है कि वो अभी मिला ही नहीं आपको, लेकिन वो आपने
फॉर्मुलेट करके फैब्रिकेट करके उसमें डाला, दैट इज एक्चुअली फैब्रिकेशन। और फॉल्सिफिकेशन क्या है? फॉल्सिफिकेशन का मतलब है चेंजिंग और ओमिशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स टू सपोर्ट क्लेम्स, हाइपोथेसिस एंड अदर डाटा। म्हणजे काय? इसका मतलब है कि आपको हाइपोथेसिस प्रूव करना है, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया? आपके ओरिजिनल रिजल्ट्स को चेंज किया। कुछ रिजल्ट्स जो हाइपोथेसिस और आपके क्लेम्स को सपोर्ट नहीं करते थे, उसको डिलीट कर दिया। तो ये फॉल्सिफिकेशन की बात है। इट इज कॉल्ड एज मैनिपुलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल और प्रोसेसेस, राइट। और प्लेजरिज्म के बारे में मैंने आपको कहा। देखिए, हमारा जो कॉपीराइट एक्ट है उसमें सेक्शन 57 है। तो उसमें देखिए, मैंने ऑथर्स स्पेशल राइट्स बताए थे आपको। तो वो क्लॉज आप प्लेजरिज्म के लिए यूज कर सकते हो। स्पेशल राइट्स जो है ऑथर्स के, दैट यू कैन यूज। सजाएं मैंने आपको बता दी है। और एक होता है कि कॉमन नॉलेज। कॉमन नॉलेज मीन्स जो चीज मैक्सिमम लोगों को पता है। नरेंद्र मोदी जी भारत के पंत प्रधान है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो ऐसे जो वाइडली नोन फैक्ट्स होते हैं, वो अगर आप लिखते हो तो उसके लिए कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती है। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉमन नॉलेज। और हर विषय में कॉमन नॉलेज जो है वो अलग अलग होता है, राइट। अभी ऐसे स्कैंडल्स हुए प्लेजरिज्म के, वो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, ये पुलिट्जर प्राइज विनर है, डॉरिस किन्स गुडविन। और पुलिट्जर प्राइज जो कि इंटरनेशनल लेवल का प्राइज होता है, तो उसके बोर्ड पे थी ये। But she was forced to step down from the Pulitzer board after she was found to have accidentally used another's word in one of her books. देखिए, एक्सीडेंटली उससे उसने वो यूज उसके बुक्स में यूज किए, लेकिन उसके लिए उसको सजा क्या मिली? शी वॉज डिस्ग्रेस्ड और उसको पुलिसर बोर्ड से निकाल दिया गया। उसके बाद में शी इज प्रोफेसर, ओके। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, लेकिन शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ रैम्पेंट प्लेजरिज्म। रैम्पेंट का मतलब है बार बार लगातार, मतलब उसके हर एक काम में प्लेजरिज्म पाया गया। सो उसके लिए उसको निकाल बाहर कर दिया यूनिवर्सिटी ने, और उसका करियर पूरा बर्बाद हो गया, राइट। उसके बाद में हम देखेंगे रियल टाइम प्लेजरिज्म स्कैंडल्स। ये जो महाशय थे, ही इज जेसन ब्लेयर। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे सुप्रसिद्ध मैगजीन में ये काम करता था, रिपोर्टर था। और उसने क्या किया, 2002 और 2005 के बीच में जो स्टोरीज लिखी न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो फैब्रिकेटेड थी, ठीक है। सो जब ये पता चला अथॉरिटीज को, ही वाज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। लेकिन उसका तो जॉब गया, उसका तो करियर गया, लेकिन उसका परिणाम टॉप टू एडिटर्स पे भी हुआ। और न्यूयॉर्क टाइम्स के अथॉरिटीज ने उन वो दो टॉप एडिटर्स को रिजाइन करने के लिए कहा, ओके। ये एक शोकांतिका का हुआ। नाउ ब्लेयर ऑनस्टीन, ये जो है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। उसने लोकल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा, एंड दैट आर्टिकल वाज प्लेजराइज्ड। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसकी एडमिशन रिवोक कर दी। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। देखिए, हर कॉलेज को नैक करना पड़ता है, नैक एक्रेडिटेशन। नैक एक्रेडिटेशन के लिए हर कॉलेज अपना एसएसआर बनाता है, अपने कॉलेज के बारे में लिख के रिपोर्ट करता है नैक को। नैक की टीम आती है वैलिडेट करने के लिए, और फिर उनको दर्जा मिलता है, राइट। यहाँ पे देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, 23 फरवरी 2013 का।
Plagiarism in colleges was always associated with doctoral students and faculty members who copy from the hard work of others and pass it off as their own work. Okay. Now, colleges applying for government accreditation have been found indulging in the same shameful practice. देखिए एक कॉलेज है, उस कॉलेज ने क्या किया, ये उनका जो एसएसआर था, देखिए हम कॉलेज का एसएसआर लिखते वक्त में अपने से ज्यादा ग्रेड ए प्लस प्लस वालों के एसएसआर पढ़ते, प्रिफर करते, लेकिन कॉपी नहीं करते। ये कॉलेज ने क्या किया, पेज नंबर 38 से 139 यानी 101 पेजेस इन्होंने लोयोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन चेन्नई इनके एसएसआर में से कॉपी करके पेस्ट किया। ठीक है, अभी ये प्लॅजरिझम समज में कैसे आया? आपल्या मराठीमध्ये म्हणतात ना की योगायोग, पण किती किती योगायोग, म्हणजे एखाद्याचं लक खराब असावं तर किती असावं. त्यांनी ते 100-101 पेजेस ज्या कॉलेजच्या एसएसआर मधनं उचलले आणि सेक्रेटरी याची अपॉइंटमेंट नॅकनी त्यांच्याच कमिटीवर केली. तर ते सेबेस्टियन सर होते, तर त्यांनी मीडियाला नंतर मुलाखत दिली की जेव्हा मी यांचं एसएसआर वाचत होतो तेव्हा मला असं फिलिंग आलं की मी माझ्या कॉलेजचा एसएसआर वाचतोय. ठीक आहे, तर मी माझ्या कॉलेजचा एसएसआर मागवला आणि टॅली केला, तर चक्क 101 पेजेस वर्ड टू वर्ड तशीच्या तसे उचललेले होते. तर अशाही केसेस ज्या आहेत त्या केसेस घडलेल्या आहेत, राइट. नाउ ये जो प्लेजरिज्म के इफेक्ट्स है वो बहुत एडवर्स हो जाते हैं जब 26-year-old फैकल्टी ऑफ वाडिया वुमेन्स कॉलेज सूरत शी कमिट्स सुसाइड बाय हैंगिंग हरसेल्फ. देखिए 26 ईयर की यंग लेडी को हैंग कर लेती है, सुसाइड करती है, just because she was upset after allegations of plagiarism in her MPhil thesis. ठीक है ना, the deceased was scared that she would lose her job. ऐसे उनके फैमिली मेंबर ने पुलिस को बताया, उसके दिमाग में डर था करके उसने हैंग कर लिया. इससे इससे बैड कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है जिंदगी में? एम आई राइट? देखिए बड़े बड़े लोग प्लेजरिज्म में फंसे हुए थे. देखिए इंडिया साइंस एडवाइजर CNR राव has apologized for not noticing some copied text in a paper published last year. उनके ऊपर में भी प्लेजरिज्म. इतना ही नहीं तो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी है, जिन्होंने आईपीआर के क्षेत्र में उनका इमेंस कंट्रीब्यूशन है, CSIR के एक्स डायरेक्टर, लेकिन उनको भी 2 पेटेंट पैनल से रिजाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस प्लेजरिज्म चार्जेस. अभी देखिए एक ड्रामेटिक एलिगेशन ऑफ प्लेजरिज्म वाज मेड ऑन द डिविजनल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिविजनल बेंच है उसके ऊपर में एक प्लेजरिज्म का एलिगेशन आया. कैसे? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 33 पैराग्राफ्स जो है उसके जजमेंट में, देखिए रोश वर्सेस सिप्ला का एक केस था, तो उसका जो जजमेंट लिखा गया तो उसमें से जो 33 पैराग्राफ्स थे जजमेंट में से वो उन्होंने कॉपी किए थे एक पेपर में से जो श्वेतश्री मुजुमदार और ईशान घोष का पेपर था, which was published in क्वीन मेरी जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. वो जर्नल पेपर में से उन्होंने 33 पैराग्राफ्स वैसे के वैसे उठाए और अपने जजमेंट में डाल दिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि वो सही है, वैसे के वैसे लिए गए हैं और एपोलॉजी भी दिया ऑथर्स को, लेकिन उन्होंने प्लेजरिज्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था वो एक इंटर्नी पे डाल दिया, जिसने
डिटेल्ड नोट्स लिखे थे उस केस में। उन्होंने खुद के ऊपर नहीं लिया, वो इंटरनी को बीच में फंसा दिया, राइट। देखिए, जैसे बहुत बड़े बड़े लोग, मशहूर लोग प्लेजरिज्म में अटके हुए थे, जैसे मुल्कराज आनंद, और लिफ्टिंग एन आर्टिकल बाय रिनाउंड ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर आर.सी. Ziller. Then Indrani Aikot, she died mysteriously after her book Cranes Morning was found to be plagiarized from 1956 novel by Elizabeth Gooch. Then V.N. Narayanan, he resigned in 1999 as editor of the Hindustan Times when his column was discovered to have been plagiarized from UK Sunday Times, right? उसके बाद में वाइस चांसलर ऑफ कुमान यूनिवर्सिटी, he resigned in 2003. ओके, देन ब्लैक होल्स पे उनका पेपर था, और स्टैनफोर्ड प्रोफेसर एक थे, उनके पेपर में से कुछ कॉपी पेस्ट किए थे उन्होंने। शिवकेरा, देखिए उनका 2000 में बुक फ्रीडम इज नॉट फ्री was alleged to have plagiarized passages from retired railway official Amrit Lal's book India in a Piece. तो ऐसे बड़े बड़े लोग जो है वो accused है अंडर दिस। अभी देखिए, मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, और उसके बाद में हम कंक्लूड करेंगे इसको। देखिए, मेरे पास में लॉन्ग बैक एक थीसिस आया था राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी से। मैं बताती हूँ कि वो थीसिस मेरे पास आया 2013 में वैल्यूएशन के लिए, राइट। और उसका टॉपिक था कलेक्शन डेवलपमेंट इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन गुजरात स्टेट। कलेक्शन डेवलपमेंट इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन गुजरात स्टेट। हुआ ऐसे कि वो थीसिस जब हमने चेक करना शुरू किया तो काफी अच्छा थीसिस लगा मुझे, लेकिन जब मैं एनालिसिस पार्ट पे आया तब 2013 में वो थीसिस मेरे पास आया, और एनालिसिस 96 टू 99 का था। अभी बताइए 2013 में 1986 टू 1999 में गुजरात की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में क्या कलेक्शन था, वो 2013 में किस काम का। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने उसको चेक किया, लेकिन कहीं कुछ प्लेजरिज्म मिला नहीं मुझे। फिर मैं सीधा गई शोधगंगा पे, और शोधगंगा पे मैंने कीवर्ड्स डाल के कलेक्शन डेवलपमेंट गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज देखी, तो 4 थीसिस आए मेरे को। तो एक थीसिस था जो अवार्ड हुआ था 2003 में, ठीक है, और वो थीसिस 1986 टू 1999 का डेटा था। दैट थीसिस वाज जेन्युइन थीसिस, ठीक है, लेकिन वो थीसिस लिखा गया था गुजराती स्क्रिप्ट में, गुजराती स्क्रिप्ट में था वो थीसिस। ये बंदे ने क्या किया, सेम डेटा लिया और अंग्रेजी में वो डेटा उसने लिख के थीसिस सबमिट कर दिया। उसने ईयर भी नहीं बदला उसका। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है। फिर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये सब जो है वो कुछ मर्यादाएं सॉफ्टवेयर की भी होती है। हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन के लिए 100 वर्ष हो गए, तो उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हमारे डिपार्टमेंट में हमने रखी थी, और वो कॉन्फ्रेंस के लिए पूरे देश भर से पेपर आए थे, और हमने जो स्टालवर्ड है प्रोफेसर करसीतप्पा फ्रॉम धारवाड़ यूनिवर्सिटी, बहुत सीनियर, और जिन्होंने यूजीसी मॉडल करिकुलम बनाया हमारे विषय का, उस कमेटी के चेयरमैन थे वो। तो हमने सोचा कि ये कॉन्फ्रेंस के लिए उनको डायरेक्टर करके बुलाना है। तो हम लोगों ने 3 लोग थे हम लोग डिपार्टमेंट में, हम तीनों ने एडिटोरियल की भूमिका निभाई। जो पेपर्स आए उसमें से एक पेपर जो था वो पेपर
बहुत सुंदर था एलआईएस एजुकेशन का पूरा उन्होंने मीमांसा की थी कि कैसा एलआईएस एजुकेशन है वो डेवलप हुआ है। तो वो पेपर इतना अच्छा लगा, बहुत सुंदर अलंकृत अंग्रेजी में अच्छा सा लिखा हुआ पेपर। लेकिन जब ऑथर का नाम पड़ा तो वो ऑथर बहुत ही हमारे क्लोज था, हमारे सिटी का था, और उसका हर एक लिमिटेशन हमें पता था कि क्या है, क्या लिख सकता है। उनका अंग्रेजी इतना पुअर है, तो इतना पुअर अंग्रेजी वाला इंसान इतना अच्छा अंग्रेजी में पेपर, फ्लॉलेस पेपर कैसे लिख सकता है। तो थोड़ा डाउट आया, तो मैंने पूरा ढूंढा, कहीं पर भी वो ऐसा प्लेजरिज्म का इशू नहीं था। लेकिन मुझे डाउट था कि नहीं, ये इतना अच्छा लिख ही नहीं सकता, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था उस पेपर को एक्सेप्ट करने के लिए। तो फिर मैं सीधा लाइब्रेरी में गई और एलआईएस एजुकेशन की जितने किताबें थी वो पूरी निकाल के उसमें देखने लगी। और यू विल नॉट बिलीव कि एक सोविनियर था, और वो सोविनियर में सेम का सेम पेपर था। देखिए सॉफ्टवेयर क्यों कैच नहीं कर सका उसको, क्योंकि अ, वो प्रिंट फॉर्म में था ही नहीं, डिजिटल फॉर्म में था ही नहीं। तो सॉफ्टवेयर शेल्फ पे जाके थोड़ी ना ढूंढेगा जैसे मैंने ढूंढा। तो वो पेपर मैंने चोरी पकड़ी। लेकिन मैं आपको बता दूं, दैट पेपर वाज रिटन बाय प्रोफेसर करसीदप्पा सर। और आप बताइए वो पेपर एक्सेप्ट हो जाता था और वो कॉन्फ्रेंस वॉल्यूम में छप जाता था और वो करसीदप्पा सर देख लेते थे, तो बताइए हमारी क्या हालत होती। राइट। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस है हमारे। उसके बाद में एक और एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगी। एक जीवन विकास महाविद्यालय है यहाँ पे, काटोल के आगे। तो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होस्ट किए थे हमने, और मुझे एडिटर का काम दिया गया था। तो मेरे पास कुछ पेपर्स आए थे, तो मैं सबसे पहले, मेरे को उर्दू का एक्सेस है, तो मैं सब पेपर उर्दू को देती हूँ। तो उर्दू को मैंने पेपर दिया वो, तो उसने केवल 6% प्लेजरिज्म दिखा है। मैंने सोचा कि ओके 6%, मैंने तुरंत उसको एक्सेप्टेड फोल्डर में डाला। लेकिन सेकेंड राउंड में मैं जब एक्सेप्टेड पेपर्स को पढ़ने लगी, तो मुझे वो पेपर में आई एम फीलिंग दैट, आई एम ऑफ द ओपिनियन ऑफ, आई वांट टू से दैट, ऐसे शब्द दिखे। तो रिसर्च पेपर में कभी हम आई यू ये शब्द नहीं लिखते ना कभी। तो मुझे डाउट हुआ, तो मैंने गूगल में जाके टाइटल डाला उस पेपर का, तो मुझे एक पीपीटी प्रेजेंटेशन आया, पीपीटी प्रेजेंटेशन। एंड दैट वाज the keynote speech of director of NACLIN in one of the international conference। पीपीटी में था, इन्होंने क्या किया, उसको कॉपी 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 करके वर्ड में डाल के उसका पेपर बना के भेज दिया। तो ऐसे भी चीजें जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती है। और एक कॉन्फ्रेंस तो ऐसी थी कि एक ओरिजिनल पेपर वेब पे था, उमेश का, उमेश रांधवा, मुझे उनका जो ये है ना अभी भी याद है। उनका एक ओरिजिनल पेपर था, तो वो पेपर को डाउनलोड करके उनका नाम हटा के खुद का नाम डाल के एक महाशय ने भेजा। तो उर्कुन सॉफ्टवेयर ने बराबर मुझे वो उमेश रांधवा के पेपर तक लेके गया कि यही पेपर है वो, इन्होंने 100% प्लेजरिज्म किया है। और मजे की बात ऐसी है कि कुछ दिन के बाद में उसी कॉन्फ्रेंस के लिए एक लेडी ने उमेश रांधवा का ही पेपर खुद के नाम से फिर से भेजा। यानी उमेश रांधवा का पेपर दो अलग अलग लोगों ने के नाम से कॉपी करके एक ही कॉन्फ्रेंस को भेजा, और ये सब सॉफ्टवेयर ने पकड़ लिया। तो ये सब चीजें जो होती है, ये सब ये प्लेजरिज्म जो है वो होती है। लोगों को लगता है कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें मिलती है, सब खुली है, फ्री है, और आपल्या मालकीची आहे असं नसतं. सो यू मस्ट नो द एथिकल इश्यूज, है ना। सो साइबर प्लेजरिज्म जो है
It is used to describe downloading of papers from the internet in whole or in part and submitting the paper as original one. उसको साइबर प्लेजरिज्म भी कहते हैं। अभी देखिए ओपन एक्सेस में है, आपको लाखों पेपर्स मिलेंगे www पे, लेकिन वो आपको पढ़ने के लिए भी है, वो आपके नाम से खपाने के लिए नहीं है, राइट? अभी देखिए बहुत सारे एंटी प्लेजरिज्म टूल्स अवेलेबल है, डिटेक्शन मैकेनिज्म्स अवेलेबल है। इवन गूगल का सर्च बॉक्स जो है, उसमें अगर आप एक पैराग्राफ उठा के डाल दो, तो वो भी बताता है कि ये पैराग्राफ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो कॉपी कैच गोल्ड, एचुटाई.com, उसके बाद में जेप्लैक, मॉस, और ये जो है टर्निटिन आइथेंटिकेट, ये एक्चुअली कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, राइट? बहुत टर्निटिन बहुत ही इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है, आप देखेंगे तो। देखिए ये टर्निटिन सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये सॉफ्टवेयर इतने सारे लैंग्वेजेस को चेक करता है, 30 लैंग्वेजेस। ये उर्कून का होम पेज है, आप यहाँ से एड उर्कून इज रिकमेंडेड बाय यूजीसी, हमारी पब्लिकेशंस यहाँ से ये होते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली उर्कून जो आपको ये देता है ना, रिपोर्ट जो देता है, वो रिपोर्ट जो होता है वो मैकेनिकल रिपोर्ट होता है। जितना प्रोग्राम उसको दिया है उसके हिसाब से वो रिपोर्ट बनाता है, लेकिन वो रिपोर्ट के ऊपर में भी काम करना पड़ता है। वैसे आप और आपके गाइड, आप जाओ वहां पे, आप लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, वहां पे एक क्लर्क है जो उर्दू में से आपको मैकेनिकल रिपोर्ट निकाल के देता है। ही इज नॉट मास्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ओके? तो आपको वो रिपोर्ट पे वर्कआउट करना पड़ता है कि भैया ये पैराग्राफ हमने लिया, ये बता रहा है कि आपने 50% ओरिजिनल सोर्स से लिया है, लेकिन हमने उसको परमिशन भी ली है और हमने उसको साइट भी किया है, तो पैराग्राफ को निकाल दो, चेक मत करो। ये डेफिनेशन है, इसके लिए हमने डबल कोट दिए और साइटेशन भी दिया है, ये पैराग्राफ को निकाल दो। ये पैराग्राफ जो है ना, ये कॉमन नॉलेज है, ये तो सबको पता है विषय के बारे में, तो इसको हटा दो। तो ऐसा करते 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 आपको उसको परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी जो है उसको कम 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 करते लाना पड़ता है, राइट? सो उसके ऊपर में भी वर्कआउट करना इम्पोर्टेंट होता है। देखिए कुछ सॉफ्टवेयर है जो आपको ओपन सोर्स में कर देते हैं, लेकिन ये स्कूल लेवल तक वगैरह ठीक है। जब यूनिवर्सिटी रिसर्च की बारी आती है, तो मेरा ऐसा कहना है कि डोंट गो फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए जैसे blackscan.com है, यहाँ पे अगर आपने चेक टेस्ट किया है ना, तो उसमें वो आपको बोलता है फाइल अपलोड करो या फिर कॉपी पेस्ट करो, लेकिन इनकी मर्यादाएं होती है। जैसे इतने ही पेजेस करेंगे, इतने ही वर्ड्स करेंगे, है ना? इसी फॉर्मेट में चाहिए। तो ये blackscan.com है, तो जो मैंने दिया उसमें से उसने मुझे बताया कि यहाँ यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है? ये वेबसाइट से लिया हुआ है, ऐसे वो बताता है। उसके बाद में Backpacker नाम का एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आप इस प्रकार से मैटर दे सकते हो। एक प्लेजरिज्म डॉट नेट है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है डाउनलोड करके, और लॉगिन होके आपको फाइल देनी पड़ती है, जहाँ जैसे यहाँ पे फाइल दी है। देखिए मैंने उसको इंस्टॉल किया, फिर साइन अप किया, उसके बाद में मेरा जूम खुल गया, और यहाँ पे प्लेजरिज्म चेकर है, उसको मैंने यहाँ पे फुल पेपर करके एक पेपर दिया, उसको अपलोड किया, और वो अभी रिजल्ट्स बता रहा है मुझे ये कि 72% ओरिजिनलिटी है इसमें, राइट? और ये पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट करके देता है वो कि ये यूनिक है, ये यूनिक है, ये यहाँ से लिया, वगैरह वगैरह वगैरह।
और यहाँ टू ऑटोमेट स्मॉल लाइब्रेरी को अपलोड किया तो ये बता रहा है सिर्फ उसका अपेंडिक्स ओरिजिनल है, बाकी सब कॉपी है। ठीक है, ये वेबसाइट से कॉपीड है वो बता रहा है। और बता रहा है रिपोर्ट 2% ओरिजिनलिटी, राइट। इस प्रकार से प्लेजरिज्म डॉट नेट हम लोगों ने कुछ दिन यूज किया, लेकिन इस एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना पेपर या थीसिस इनको दे देते हो, फिर वो जाता है। ऐसा बहुत लोगों का हुआ है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर से चेक किया, वो पेपर उन्होंने सबमिट करा, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वही पेपर किसी के नाम पे पुश हुआ दिखा है। एक वाइपर करके एक साइट प्रॉपरली, उसके लिए आप साइटेशन मैन्युअल, साइटेशन स्टाइल्स से एपीआई स्टाइल एमएल इट इज आइसबर्ग, है ना। सबको टाइटैनिक मूवी की याद आई होगी। ये आइसबर्ग की खासियत ये है कि वो 10% ऊपर में दिखता है और बाकी का पूरा सी के बीनीथ होता है, और इसीलिए जहाज उससे टकराते हैं। सी हमारा लाइफ भी ऐसे ही है ना? ये जो 10% हमारा दिखता है वो हमारा बिहेवियर, हमारी कैपेबिलिटीज वो दिखती है, लेकिन हमारे अंदर में क्या होता है? हमारे अंदर में होता है हु आर यू, योर आइडेंटिटी, व्हाट ड्राइव्स यू, दैट इज द वैल्यूज, व्हाट डू यू फील, बिलीव्स, एंड व्हाट्स योर ओपिनियन, दैट इज कन्विक्शंस। और ये तो हमारा बिहेवियर है, लेकिन बिहेवियर इम्पैक्ट किससे होता है? योर वैल्यूज, योर स्टैंडर्ड्स, जजमेंट्स, मोटिव्स, ethics, beliefs, and last but not least, your positive attitude. So be honest and be positive to the technology also, and try to avoid all unethical things in your life. So with this message, I would like to conclude my presentation on ethical aspects, and you can ask the questions. Have the questions. Thank you so much, madam, for very
इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन ॲज ऑलवेज. मच अवेटेड सेशन्स असतात मॅडम तुमचे. आणि आता काही कारणास्तव आपल्याला हे शेवटी घ्यावे लागलेत बिकॉज ऑफ हो. इल हेल्थ. बट इट वॉज व्हेरी नाईस सेशन मॅम. कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारा. टेन्शन घेऊन ऐकलं का सेशन? टेन्शन नका घेऊ. नाही टेन्शन घेऊन नाही ऐकलं नाही मॅडम. मॅडम, नाही नाही, छान होते मॅडम. ओके तो practice हॅलो, करून छान विषय सेशन सुद्धा झालं मॅडम मॅडम, ते. खूप छान सेशन हॅलो. झालं. हा. ओके. हॅलो, हाँ सर पूछिए. हा मॅडम नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. सेशन अगदी चांगलं झालं मॅडम. आणि संशोधनाच्या संदर्भात हा, जे काही नाविन्यपूर्ण माहिती आम्हाला मिळाली ती आम्हाला माहिती नव्हती. जसं शोधगंगा वगैरे किंवा हा. एखाद्याचा पेपर, रिसर्च पेपर आपण चोरून कसा घेतला जातो किंवा कोणत्या पद्धतीचा असतो, त्याचं व्यवस्थित आणि एवढं चांगलं छान मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी तुमचे आणि प्रीती मॅडमचे या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. थँक्यू सर. आणि पुनश्च तुम्हाला शुभेच्छा. आणि ओके मॅडम, थँक्स. थैंक यू सर. फ्रेंड्स मुझे कल के लिए कुछ पूछना है. मॅडम यांना विचारून घेऊ आपण की त्यांना उद्या कोणते सेशन्स हवे आहेत. चालेल चालेल. चालेल ना? माझा आवाज येतोय? इकडे थोडा नेटचा प्रॉब्लेम आहे. इज इट क्लिअर? येस मॅडम, येतोय आवाज. येस मॅडम, येत आहे. बरं. आता बघा आपल्याकडे 3 टॉपिक्स आहेत. एक आहे रिसर्च मॅट्रायसिस, एक आहे IPR आणि एक क्रुशियल टॉपिक म्हणजे तुमचा PBS आणि API. तर या 3 पैकी आपण कोणतेही 2 उद्या कव्हर करू शकतो कारण की 2च सेशन आपले राहिले आहेत आता मॅडमचे. तर तुमच्या ॲडवाईस प्रमाणे आपण पुढे जाऊया. तुम्हाला कोणता पाहिजे आहेत सेशन्स? पीबीएस काय पीबीआय एपीआयचा घेऊन टाका मॅडम. ठीक आहे. PBS आणि API एक API. झाला. तर आता रिसर्च मॅट्रायसिस आणि IPR पैकी कोणता हवा आहे? इम्पॅक्ट फॅक्टर आयपीआर रिसर्च नाही आयपीआर घ्या. काय करायचं मॅडम? माझं असं म्हणणं आहे की मॅम रिसर्च तो- खूप ऐकलं आता, म्हणजे झालं रिसर्च वर खूप research- पाहिजे. आयपीआर घ्या मॅम आता, कारण एक नवी वेगळं टॉपिक होईल तो. IPR आणि PBS घेऊ. त्याच्यामध्ये मी थोडस ना मग PBS मध्ये ना इम्पॅक्ट फॅक्टर डिटेल मध्ये सांगून देते त्यांना. हो मॅडम, ठीक आहे. तसं चालेल, तसं चालेल. हा? म्हणजे ते म्हणजे थोडं हा. फेक इम्पॅक्ट फॅक्टर वगैरे कोणते आहेत ते आपण ते थोडं पण- तिकडे कव्हर करून घेऊ. हा हा. ते इम्पॅक्ट फॅक्टरचा जो सेशन आहे H इंडेक्स, हां, तो मी त्यांना API मध्ये सांगून देते. ठीक आहे ना मॅडम, तसं करूया मग. चालेल. हो हो मॅम, चालेल. म्हणजे कसं की त्यांचं तिन्ही कव्हर होतात बरोबर. हो हो, त्यांच्या जेवढे रिक्वायर्ड आहे ज्या गोष्टी त्या त्यांना हा, आपण हा. सांगू शकू. तेवढं सांगून देते. ठीक आहे चालेल. ना, चालेल मॅडम, चालेल. ठीक आहे. ना. ओके, आणि थँक्यू सो उद्या मच. किती वाजता प्रीती? मॅडम उद्या सकाळ म्हणजे 11 वाजतापासून राहतील. 11 ते 12:30 आहे. 12:30 ते 1:30 लंच ब्रेक असतो आणि मग 1:30 ते 3. अच्छा, 1:30 ते 3. जर 1 तासाचा लंच ब्रेक हाफ एन आवरचा करायचा असेल तर म्हणजे तुमच्या मीटिंग्स वगैरे बघून तो कसं करायचं? चालेल ना, आपण हाफ एन अवरचाच करू. बरं ठीक आहे. पार्टिसिपंट्स कल के आणि लिए थोडं लवकर जॉईन करता येतं का? 10:30 10:30ला करू शकतो मॅडम आपण उद्यासाठी, काही हरकत नाही. 10:30 तर मग 10:30 ते 12 करू आपण एक सेशन. आणि उद्याला जेवण जर का थोडं उशिरा घेतलं तर मी म्हणते 15 मिनिटातच आपण जॉईन करून टाकू. चालेल. पार्टिसिपेंट्स कल के दिन थोड़ा सा एडजस्ट करिए. सगळे सेशन झाल्यावर मग चालेल आपण मॅडम, lunch चालेल करू. मॅम, चालेल. ठीक आहे हा, मॅडम. तर मग 10:30ला मी जॉईन होते. हो आणि मग या लोकांना 10:30 नंतर 12च्या नंतर 12:15ला लगेच जॉईन होऊन 1.5 तासामध्ये संपू देईल. म्हणजे मी 2 पर्यंत मी पण हे होऊन जाते, फ्री होऊन बरं जाते. मॅडम, बरं मॅडम, ठीक आहे, तसं चालेल? करूया. चालेल चालेल. ओके, ठीक आहे. डन मॅम. ठीक आहे, थँक्यू उद्याचं सो पण मच. फार इम्पॉर्टंट आहे, सांगा पोरांना सगळ्यांना. हो मॅडम, उद्याचे सेशन्स तर उद्याची ते आहेच important आहेत आणि उद्या sessions. त्यांचा लास्ट डे पण आहे कोर्सचा. त्यांची एक्झाम हा. पण आहे. ठीक आहे. ठीक आहे मी मॅडम, त्यांना थँक्यू. 1:30 ते 2च्या मधात फ्री करून देईल. बरं, येस मॅम, ठीक आहे, ठीक आहे. येस ठीक मॅम, थँक्यू सो मच ओके, मॅडम. बाय. बाय मॅडम, थँक्यू. थँक्यू सो मच. थँक्यू.
थँक्यू मॅडम. बाय मॅडम. मॅडम थँक्यू मॅम. थँक्यू डॉक्टर मॅडम. प्रीती हा सर. थोडस आम्हाला थोडस प्रश्न आहे आमचे 2-4 बोला. सर्व बॅचचेच आहे की उद्याची जी एक्झाम आहे समजा स्टॉप. मला रेकॉर्डिंग थांबवू द्या. 1 हा मिनिट. हा, हा.